हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ फॉर यूपीएससी सीएसई 2022। जैसा कि मैंने बोला था, इस महीने के एंड तक सब खत्म हो जाएगा और फरवरी का भी हम ख़त्म कर देंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि यूट्यूब हमको प्रमोट कर सके और हम भी आपके साथ ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट बॉम्ब साइक्लोन। तो आई होप साइक्लोन सबको पता है कि साइक्लोन कैसे बनता है ना। और साइक्लोन बेसिकली एक जब ओशन में क्या होता है, एक पॉइंट पे लो सरफेस एरिया लो प्रेशर आ जाता है, तो विंड्स जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्रो करती हैं। फिर कोरियोलिस फोर्स से ये टर्न हो जाती हैं लो प्रेशर के अगेंस्ट, मतलब लो प्रेशर के अराउंड। तो ये टर्न होते 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 एक कोलोनोमोनिम्बस क्लाउड बन जाता है ना। और ये बेसिकली एक स्टॉर्म में बदल जाता है और ज़्यादा इंटेंस ये तब हो जाता है जब ये लो प्रेशर जो है और नीचे गिर जाता है ना। तो ये सर्कल करने लगती हैं कोरियोलिस फोर्स से और फिर बाद में ऊपर डाइवर्ज हो जाती हैं। करेक्ट। तो अभी इस टाइप से साइक्लोन बनता है। अब बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? बॉम्ब साइक्लोन में क्या होता है, ये जो फॉल इन प्रेशर है, ये जो लो प्रेशर बनता है बीच में, जिसके अराउंड ये विंड्स जो है वो सर्कल काटती हैं, ये जो लो प्रेशर बनता है वो बहुत रैपिडली गिरता रहता है। मतलब 24 मिलीबार्स एटलीस्ट ड्रॉप होता है इस प्रेशर में इन 24 आवर्स, एक मतलब 24 घंटे में। तो जब इस टाइप से साइक्लोन बनता है उसको हम बोलते हैं बॉम्ब साइक्लोन। करेक्ट। ये एक मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है ना। तो बेसिकली आप देखोगे एक बीच में इक्वेटर के पास आता है एक लैटिट्यूड, फिर जो बीच वाला होता है ना 45, 55, 60 तक, हाँ 60-65 तक, वो होता है मिड लैटिट्यूड। उसके बाद ये एकदम पोलर एंड्स आ जाते हैं जब 90 डिग्री वगैरह आ जाता है ना। तो मिड लैटिट्यूड्स में बेसिकली ये बनता है। करेक्ट। बस यही है बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। बॉम्ब इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत जल्दी इंटेंसली रैपिडिफाई होता है ये, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉम्ब साइक्लोन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बैड बैंक्स के बारे में बात करते हैं। तो बैड मतलब गंदा, बैंक मतलब बैंक बैंक का मतलब क्या बताऊँ आपको। तो बैड बैंक क्या होता है, जैसे आपने पहले एक कंसेप्ट पढ़ा होगा अगर टाइम से पढ़ रहे हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ARC का। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है बेसिकली कि बैंक से उनके जो NPAs होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं उनको ले लेती है चीप कॉस्ट पे और बाद में खुद रिकवर करती है ना। खुद रिकवर करने से क्या होता है, इनको जो बीच का मुनाफा होता है वो ARC के पास चला जाता है। करेक्ट। अब इसी ARC की जगह, अब ARC जो है वो तो प्राइवेट एंटिटी है। करेक्ट। तो इसी की जगह अभी क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बैंक इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जिसको बोल रहे हैं बैड बैंक। इसके हमने इकोनॉमी के अगर आपने लेक्चर्स देखे हो तो उसमें हमने PARA के बारे में पढ़ा था, पैरा करके एक बैड बैंक था, है ना। खैर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी बता देता हूँ कि बैड बैंक का कंसेप्ट ये है कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जितने भी NPAs हैं, है ना, उनको ये लोग खरीद लेंगे। अब NPAs खरीदने के बाद में ये खुद से वो उसको लेने की कोशिश करेंगे, है ना, रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट भी पॉजिटिव रहेंगी, है ना, क्योंकि NPA क्लियर हो जाएगा और ये मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब देखते हैं हम कौन सेटअप कर रहा है। तो इसको सेटअप करेगी कौन, NARCL, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये जो प्रपोज बैड बैंक है, ये स्ट्रेस्ड एसेट जितने भी हैं उनको ये ले लेगा लेंडर से, है ना। ये बजट में बोला गया है 2021-2022 के बजट में। द प्लान इज टू क्रिएट अ बैड बैंक टू हाउस बैड लोन्स ऑफ 500 करोड़ एंड अबव। तो 500 करोड़ या उससे अबव के जो लोन्स हैं उनके लिए ही बस ये बैड बैंक काम करेगा। करेक्ट। द न्यू एंटिटी इज बीइंग क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों मिल के इसको सेटअप कर रहे हैं, बट जो मेजॉरिटी ओनरशिप होगी वो स्टेट ओन बैंक्स की ही होगी। करेक्ट। The NARCL will be assisted by India Debt Resolution Company, in turn owned by private banks। तो ये जो इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी है ये इसको असिस्ट करेगी और ये जो IDRCL है ये इसमें मेजॉरिटी स्टेक किसका है, प्राइवेट बैंक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अब कंसेप्ट आता है, अभी मैंने आपको ARC का कंसेप्ट बताया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी यही कर रही है ना। तो जब ARC भी यही कर रही है और NARCL भी ये बैंक बना के यही करेगी, तो डिफरेंस क्या है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में? डिफरेंस क्या है, क्योंकि ARC तो इसमें भी आ रहा है, देख रहे हो ना आप, ARC आ रहा है, इसमें भी ARC आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई ARC जो है वो एक प्राइवेट फर्म है ना, जबकि NARCL जो है वो पब्लिक प्राइवेट PPP मॉडल में काम करेगा, है ना। The proposed bad bank will have public sector character as well, है ना, since the idea is noted by the government, और ownership भी गवर्नमेंट की रहेगी। majority ownership is likely to rest with the state owned banks only। हमने पीछे देखा ARC में ऐसा नहीं होता है ना। ARC ये लोग क्या करते हैं, ARC
बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में उस एनपीए को लेते हैं। वो बोलते हैं आपका तो खराब ही है, आपका तो वैसे ही बैलेंस शीट खराब है, हमको आप काफ़ी डिस्काउंट में दो, हो सकता है 50% डिस्काउंट में दे देते हो। 100 करोड़ का लोन है तो वो इनसे 50 करोड़ में ये खरीद लेते हैं, है ना, और फिर ये बाद में रिकवर करते हैं 100 करोड़। अब 100 करोड़ रिकवर कर रहे हैं, वो उसमें से 70 हो पा रहा है, 80 हो पा रहा है, वो तो सब इनका प्रॉफिट है ना। यहाँ पे इनकी मोनोपोली चल रही है। अब जब NARCL आ जाएगा तो क्या होगा, ये लोग इतना डिस्काउंट अब मतलब नहीं मांग सकेंगे उनसे, है ना। With the proposed bad bank being set up, the valuation issue is unlikely to come up since this is a government initiative. तो ARC की हम बात कर लेते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, ये एक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो NPA को बोरो करता है बैंक से, है ना, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स। दिस हेल्प्स द बैंक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़। द ARC आर रजिस्टर्ड अंडर RBI। तो RBI के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है, जो सरफाइसी एक्ट है, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड री एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये इसको एक लीगल बेसिस देता है ARC को सेटअप करने का। करेक्ट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के BJP के 12 MLAs हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि भाई ये चीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके पीछे हम जो बैकग्राउंड थ्योरी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इरेशनल करार दिया। उन्होंने बोला कि अब थोड़ा हम बैकग्राउंड अगर देखें तो रूल 53 जो है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो स्पीकर को ये पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आप, ये इनफैक्ट लिखा भी हुआ है रूल्स में, जो रूल्स ऑफ बिजनेस और कंडक्ट होते हैं उसमें लिखा रहता है कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब आप गंदगी फैला रहे हो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो स्पीकर आपको सस्पेंड कर सकता है ना। आप हैम्पर कर रहे हो कि काम नहीं हो पा रहा है, तो स्पीकर कैन एक्सरसाइज दिस पावर। बट इसमें टाइम लिमिट दी हुई है ना, कि अब ये चीज़ आप पहली बार करते हो, जैसे आपने पहली बार ये ऑब्स्ट्रक्शन किया, तो रिमाइंडर ऑफ द डे के लिए वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, है ना। द मेंबर मस्ट एब्सेंट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डेज मीटिंग। तो एक तो हो गया कि ये उस दिन की मीटिंग के लिए, बाकी समय के लिए आप स्थगित हो जाओगे, है ना। अब अगर फिर दूसरी बार अगर आप करते हो तो फिर आपको स्पीकर जो है वो सेशन के लिए भी कर सकता है ना, फॉर एनी पीरियड नॉट लॉन्गर देन द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। तो जितना बचा हुआ सेशन है उसके लिए आपको वो स्पीकर विड्रॉ कर सकता है, मतलब आपसे बोल सकता है कि आप आप चले जाओ, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत करो, है ना। बट अब हुआ क्या, इन्होंने इस केस में क्या हुआ, इन्होंने 1 साल के लिए सस्पेंशन कर दिया। बट 1 साल के लिए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 1 साल तक कर सकते हो। 1 साल मतलब आपने रिमाइंडर जितने भी सेशन हैं साल के, सबके लिए कर दिया आपने ना। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इशू ये था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं, दे वर सस्पेंडेड फॉर अ ईयर फॉर मिसबिहेविंग, है ना, विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द असेंबली। सस्पेंशन बियॉन्ड द रिमाइंडर पीरियड ऑफ द सेशन ऑफ द असेंबली वाज नॉट इन लॉ एंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इरेशनल। तो सेशन के बाहर आप सिर्फ एक मैक्सिमम आप पर्टिकुलर सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हो, नेक्स्ट सेशन में वो आएंगे, है ना, उसके लिए आप सस्पेंड नहीं कर सकते। करेक्ट, आप एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही सस्पेंड कर सकते हो। द रिजोल्यूशन देयरफॉर इज इलीगल एंड बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द असेंबली। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। करेक्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लोकायुक्ता के बारे में बात करते हैं। तो लोकायुक्ता क्या होते हैं, जैसे लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट पढ़ा होगा आपने, ना। तो लोकपाल होता है सेंटर पे और लोकायुक्ता होता है स्टेट पे। करेक्ट, तो ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी और ऑम्बड्समैन है ना। इसमें एक ऑफिशियल अपॉइंट होता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना, ताकि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को अपहोल्ड कर सके। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली करप्शन के केसेस लेता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस लेता है, किसके, पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट, है ना, ताकि जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस किया जा सके और जल्दी से रिड्रेस किया जा सके। तो लोकायुक्ता को मतलब कौन होते हैं बेसिकली लोकायुक्ता, तो जनरली ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर कोर्ट के जज होते हैं जिनका एक फिक्स टेन्योर होता है। तो इनको सेलेक्ट कौन करता है, इनका नाम कौन देता है, इनके नाम देता है चीफ मिनिस्टर। इन कंसल्टेशन में कौन कौन किससे कंसल्ट करते हैं, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस स्टेट का तो उसके भी चेयरमैन से करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके लीडर ऑफ अपोजिशन से भी करते हैं, है ना। फिर ये गवर्नर बेसिकली इनको अपॉइंट करते हैं फाइनली, है ना। वंस अपॉइंटेड, लोकायुक्ता कैन नॉट बी डिसमिस्ड नॉट ट्रांसफर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड कैन ओनली बी रिमूव बाय पासिंग द इम्पीचमेंट मोशन इन द स्टेट असेंबली। तो उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप डिसमिस नहीं कर सकते एक बार जब आपने अपॉइंट कर दिया। अब आप उनको रिमूव ही कर सकते हो, जैसे हम प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं ना इम्पीचमेंट प्रोसेस चला के, तो वैसा ही इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकायुक्ता को हटाने के लिए भी होता है। अब ये जो पावर्स है ना, ये डिफरेंट है, मतलब हर स्टेट में जो लोकायुक्ता का पावर्स हैं वो डिफरेंटली डिफाइंड है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक चीज़ है ना। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले आया ये कंसेप्ट कहाँ से था, तो ARC कमीशन जो थी, जो मोरारजी देसाई ने हेड करी थी 1966 में, उसने रिकमेंड किया था कि आप इस टाइप का एक लोकायुक्ता टाइप इंस्टीट्यूशन आप लेके आइए, है ना।
डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पावर्स टू लोकायुक्ता, ये हमने देख लिया। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि केरला गवर्नमेंट जो है उसने प्रपोज किया है कि हम इसको जो लोकायुक्ता की जो वर्डिक्ट आती है ना, कि वो उन्होंने जो डिसीजन दिया उसको हम ये उन्होंने बोला कि उसको हम या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, है ना। और अभी तक क्या होता था कि अब लोकायुक्ता का जो भी डिसीजन है वो मानना पड़ेगा पब्लिक सर्वेंट को, है ना। तो अभी क्या हो गया, अभी इन्होंने बोला कि हम अपॉर्चुनिटी देंगे हियरिंग की एक और बार, है ना। हम ये हमारे ऊपर होगा कि हम एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, करेक्ट। प्रेजेंटली जो सेक्शन 14 है एक्ट का, वो पब्लिक सर्वेंट को बोलता है कि आपको ऑफिस अपना वेकेट करना पड़ेगा अगर लोकायुक्ता ने आपको बोल दिया। बट इन्होंने बोला कि हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे फाइनल हियरिंग का, और एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो हमारे ऊपर होगा। तो ये इस वजह से ये न्यूज़ में था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और सेहत इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो सेहत इनिशिएटिव किसका है? सेहत इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इन्होंने लॉन्च किया है। क्या है ये सेहत? सेहत से क्या आ रहा है? सेहत मतलब हेल्थ, है ना। तो हेल्थ कैसे इंश्योर करोगे भाई? अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आपकी दवाई आप तक पहुँचाएँ, है ना। तो सेहत इनिशिएटिव में हम यही करेंगे, आपकी सेहत की सुरक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? आपको होम डिलीवरी देके मेडिसिन की। अब ये किसके लिए? अब थोड़ा और ये तो हमने वर्ड से समझ लिया, बट थोड़ा डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है ये होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन फॉर वेटरन्स, जो एजड लोग हो जाते हैं उनको देने के लिए, सर एंड सर्विंग मिलिट्री पर्सनल सर्विसेज अंडर एन ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म नेम सेहत। तो ये एक ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें आप ऑनलाइन कौन कंसल्ट कर सकता है? वेटरन्स और मिलिट्री पर्सनल जो सर्व कर रहे हैं सर्विसेज के, वो कर सकते हैं और उनको होम डिलीवरी मेडिसिन की मिल जाएगी। इसको मई 2021 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिज़ाइन फॉर ऑल एंटाइटल्ड पर्सनल एंड देयर फैमिलीज़। जो डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ और उनके खुद के लिए ये बेसिकली सेहत इनिशिएटिव है। पोर्टल बनाया है बेसिकली इन्होंने, ठीक है। इट इज़ अ पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम वेयर द पेशेंट कैन कंसल्ट अ डॉक्टर रिमोटली थ्रू द इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट। जैसे प्रैक्टो है ना, प्रैक्टो में भी आप यही तो करते हो। प्रैक्टो कभी इंस्टॉल किया हो तो प्रैक्टो में भी यही करते हो, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर लेते हो, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और आप जाके दवाई ले लेते हो। बट यहाँ पे क्या है, इसमें दवाई आप ले लेते हो ना जाके, तो यहाँ पे आपको होम डिलीवरी करेंगे दवाई की, है ना। बस इतना ही है, बाकी कंसेप्ट जो है वो सिमिलर है। उसके बाद एक और नया वर्ड आया था, दैट इज़ कॉल्ड क्वाइट डिप्लोमेसी। तो ये वर्ड किस कंटेक्स्ट में आया है? ये वर्ड इस कंटेक्स्ट में आया है कि भाई अभी जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है ना, तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए रिजोल्यूशन यूएन में मूव हो रहे हैं। तो अभी इंडिया ने अपना स्टैंड जो है, इंडिया ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से। एब्सटेन कर दिया मतलब इंडिया ने बोला कि हम वोट नहीं करेंगे। और इंडिया ने फिर बाद में ये भी बोला कि भाई हम रशिया के जो एक्ट्स हैं उसको हम कंडेम करते हैं, बट हम वोट नहीं करेंगे इस संदर्भ में। तो इसको हम बोलते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी, क्योंकि इंडिया के पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, है ना। इंडिया क्या कर सकता था? इंडिया अगर रशिया के अगेंस्ट वोट करता, ठीक है, तो रशिया नाराज़ हो जाता। हमारा डिफेंस ट्रेड बहुत ज़्यादा है रशिया से, रशिया हमको S-400 दे रहा है ना। हमारी जो पोजीशन है इंडो स्पेसिफिक में, वो भी रशिया हमको सपोर्ट करता है उस पर, है ना। सोवियत यूनियन ने हमको पहले भी सपोर्ट किया है। तो इंडिया रशिया के साथ एंटी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी एंटी रशिया के साथ हो नहीं सकता। और अगर यूएसए अगर रशिया के खिलाफ वोट नहीं करता है, मतलब रशिया के अगेंस्ट वो बोलता है कि नहीं हम रशिया को सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर यूएसए और उसके एलाइज नाराज़ हो जाएंगे। इंडिया का यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। तो अभी इंडिया के लिए पोजीशन थोड़ी ट्रिकी है। तो इंडिया ने बोला कि हम वोट नहीं करेंगे, बट हम कंडेम करते हैं कि भाई ये गलत हुआ है ना। तो आप समझ रहे हो, इस टाइप की बीच बिचौलिया पोजीशन इंडिया ने ली है। इसी को ही बोलते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी। India called for a quiet diplomacy and peaceful resolution of the Russian-Ukraine tensions. It is an attempt to influence the behavior of another state through secret negotiations or by refraining from taking a specific decision. तो ये देखो, ये लिखा ना, refraining from taking a specific decision. तो इंडिया ने refrain किया वोटिंग से बेसिकली। The method is often employed by the states that lack alternative means to influence the target government or that seek to obtain a certain outcomes. ठीक है, तो इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं, कर भी कह सकता था इंडिया, वो दोनों के साथ बना के चलना है ना। तो यही था बस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 6 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी? चाइना, म्यांमार, ऊपर लिखा हुआ है लाओस, लाओपीडियार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ये 6 कंट्रीज इसमें आती हैं। द रीजन इज कॉल्ड द राइस बूल ऑफ एशिया, राइस बाउल ऑफ एशिया, है ना। और यहाँ पे इसके थ्रू बेसिकली मेकॉन्ग रिवर फ्लो करती है। ये है ना मेकॉन्ग रिवर, ये तो ब्लू में जो आपको दिख रही है दिस इज मेकॉन्ग रिवर। तो आपको दिख रहा होगा ये चाइना है, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओपीडियार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है ना। तो यहाँ से पूरा पास करती है मेकॉन्ग रिवर, करेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं पोपा लंगूर के बारे में। तो पोपा लंगूर क्या है? ये इस टाइप का है, देखो ऐसे डरावना सा दिखता है। रात में अगर आप दिख जाएंगे आपको तो आप डर जाओगे, इतना डरावना है। देख रहे हो इसकी आंखें कैसी हैं? तो इसको हम क्या घोस्ट मंकी भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसकी इस टाइप की देखो घोस्ट टाइप आंखें होती हैं ना।
तो इसको हम घोस्ट मंकी भी बोलते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं, ये स्टीप हिल साइड्स में रहते हैं, कहाँ, माउंट पोपा वॉल्केनो के म्यांमार में, ठीक है। इसको हम घोस्टली मंकी भी बोलते हैं क्योंकि इस वाइट सर्कल्स टाइप की ऐसी घोस्ट टाइप का दिखता है ना, इस वजह से। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या है, पोपा लंगूर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बात करते हैं सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट की। तो सैफरॉन बाउल प्रोजेक्ट क्या है, तो नेक्टर जो है उसने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लोकेशंस अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में, है ना, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। अभी सैफरॉन का अगर कल्टीवेशन की बात करें तो वो बेसिकली कश्मीर में होता है ना, तो अभी उन्होंने अरुणाचल डाइवर्स कर रहे हैं बेसिकली, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी इन्होंने देखा है कि काम ग्रो कर सकते हैं। तो मेघालय में जो चेरापूंजी वाली लोकेशन है, चेरापूंजी, मौसमी एंड ललिंग टॉप साइट्स, यहाँ पे इसको ये साइट्स इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं। अब आप बताओ कि चेरापूंजी किस लिए फेमस है, मेरे को बताना चेरापूंजी किस लिए फेमस है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर, ये जो नेक्टर है इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेटअप किया था। जो सेंटर है वो हार्नेस करेगा, लेवरेज करेगा नीश फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज विद साइंटिफिक विद सेंट्रल एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, है ना, एंड इंस्टीट्यूशंस, और इसको इस चीज़ को प्रोडक्ट मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, शिलोंग मेघालय में, ठीक है। इसका बेसिक मतलब यही है कि भाई हम जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में उसको हम हार्नेस करेंगे। शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं और खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है उसके बारे में बात करते हैं। और तो बेसिकली दो रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, एक है खिजादिया बर्ड सेंचुरी और एक है बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बाखीरा जो है ये यूपी में है और खिजादिया जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो एक बार इसकी लोकेशन पहले देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखो अब ये गुजरात है, इतनी सारी बर्ड सेंचुरीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाल सरोवर है एक, आपको नाल सरोवर पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ कहाँ गया, खिजादिया ये है ना। तो दिस इज़ खिजादिया, यहाँ पे है खिजादिया और बीच में यहाँ पे नाल सरोवर है ना। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बट गिर नेशनल पार्क है एक, और पोरबंदर है ना, बाकी भी हैं बट अभी सिंस ये नया ऐड हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिजादिया कहाँ पर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं, ब्लैक नेक्ड स्टॉक मिलती है यहाँ पे, और दलमाशियन पेलिकन्स मिलती है, यूरेशियन स्पूनबिल मिलती है और इंडियन स्किमर मिलती है। तो ये सारी बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, है ना। अब हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं खिजादिया बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो ये गुजरात में हमने देख लिया। फ्रेश वाटर वेटलैंड है नियर द गल्फ ऑफ कच्छ, देख लिया ना, यहाँ पर है, इधर जो ये ऐसे आता है ना गुजरात का, इधर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर है ये, है ना। ये इसमें हमने देख लिया क्या क्या मिलता है, पलाश फिगिगल मिलती है, इंडियन स्किमर मिलता है और वनरेबल पोचयार्ड मिलता है, ठीक है। उसके बाद बाखीरा के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्लड प्लेन वेटलैंड है इंडिया का। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा सेंचुरी सर्व्स एज अ नेशनल हैबिटेट फॉर स्टेट बर्ड सारस। तो सारस स्टेट बर्ड जो है, जो उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है, उसको ये होस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। तो प्रेसिडेंट ने बेसिकली जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है बजट के बाद, है ना, उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। तो प्रेसिडेंट की जो स्पीच होती है, सॉरी, एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन usually highlights the government, not at the end, at the start, usually highlights the government achievements over the past year and outlines targets and plans for the future। तो पिछले क्या टारगेट अचीवमेंट हमारे क्या हैं, आगे आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे बेसिकली प्रेसिडेंट एक एड्रेस देते हैं जिसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। द स्पीच इज़ यूजुअली फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस। तो इस पर फिर वोटिंग होती है बाद में, एक मिनट, इसमें वोटिंग होती है। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स जो गवर्न करते हैं, तो आर्टिकल 86 क्लॉज 1 और 87 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ रूल 16 to 24 जो हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लोकसभा में, वो इस एड्रेस को, प्रेसिडेंट एड्रेस को और मोशन ऑफ थैंक्स को गवर्न करते हैं। जो एड्रेस है दैट इज़ फॉलोड बाय अ मोशन ऑफ थैंक्स। ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है इसके बाद एक मोशन पास होता है जिसको पास होना ही पड़ता है, अगर पास नहीं हुआ तो फेलियर है गवर्नमेंट का, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्यों। इन ईच हाउस बाय द रूलिंग पार्टी एमपीज। तो ये हर हाउस, दोनों हाउस में ये पास होता है सेपरेटली। ड्यूरिंग द सेशन पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस द मोशन ऑफ थैंक्स, ऑल्सो सजेस्ट अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स भी इसके दौरान, सेशन के दौरान इसमें प्रपोज होते हैं। नोटिस ऑफ अमेंडमेंट्स टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस कैन बी टेबल्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज़ डिलीवर्ड द एड्रेस। तो जब प्रेसिडेंट ने अपना स्पीच दे दिया है उसके बाद आप अमेंडमेंट उसमें प्रपोज करो, ठीक है। मेंबर्स कैनॉट रेफर टू मैटर्स विच आर नॉट द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन मैटर्स पर डिस्कशन नहीं हो सकता जो सेंटर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना। जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स पे और ये दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए। अगर इसका फेलियर हो गया तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो गया गवर्नमेंट में, और देन इट मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है ना।
A failure to get the motion of the thanks pass amounts to the defeat of the government and it leads to the collapse of the government. This is why the motion of thanks is deemed to be a no confidence motion. तो no confidence motion में भी यही होता है ना, कि आपका अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और वो पास एक्चुअली में हो गया, मूव हुआ और फिर पास हो गया, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है गवर्नमेंट में, अब बेसिकली गवर्नमेंट का फेलियर है, अब नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन का कंसेप्ट जो ये है वो यही है। इसके बाद आगे बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड मतलब क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बेसिकली इलेक्शन के लिए जो भी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो ये बॉन्ड्स किसको मिलेंगे, ये बॉन्ड्स मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें लोग डोनेशन देते हैं, और डोनेशन किस किस मल्टीपल्स में हो सकती है, 1000 के, फिर 10-10 का मल्टीपल करते जाओ, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, है ना। तो इस टाइप की 1 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट होती है। इसमें एनोनिमस डोनेशन होता है, डोनर का नाम नहीं होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको ये लेना रहता है ना, ये इशू करता है, फिर इनकैश भी यही करता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को 15 दिन के अंदर इसको इनकैश कर लेना होता है। ये रिडीमेबल होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में, ठीक है। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कर सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर कोई भी बॉडी जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो इस बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। इलेक्शन के जब आता है टाइम तो उसमें एक्सटेंड कर दिया जाता है ये टाइम, बट नॉर्मली ऐसे रहता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के पहले 10 दिन में आप ले लो और पार्टी जो है वो 15 दिन में इनकैश कर लेती है इसको। डोनर नेम इज़ नॉट मैंशनड इन द बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इसको रिसेंटली इट वॉज रिसेंटली इन्फॉर्म्ड इन लोकसभा दैट नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज को में प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। 30 प्रोजेक्ट्स आर सैंक्शन इन 27 स्टेट्स। तो क्या करता है बेसिकली, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि करता क्या है ये नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको सेटअप किया गया था 2015-2016 में। ये क्या करती है, ये जो क्लाइमेट चेंज से हमको अडेप्ट करने के लिए चीज़ें हैं ना, उन पे खर्चा करती है, ठीक है। तो इट मीट्स द कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दैट आर पर्टिकुलरली वनरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे कोस्टल रीजन्स हैं, केरला हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ फ्लड्स बहुत आते हैं। फ्लड्स आ रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं, वाटर लेवल राइज हो रहा है ना, फ्लड्स मोर फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो इनसे निपटने के लिए जैसे मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हुआ या फिर कोई ऐसी चीज़ बनानी हुई, तो वो उसका पैसा NAFCC देगा। नाबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द एडेप्टेशन इन द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म आर एलिजिबल अंडर द NAFCC। तो ये सारे लिस्ट दी हुई है कि क्या क्या चीज़ों में, किस किस सेक्टर्स में ये अवेलेबल है, ठीक है, फंड। NAFCC projects implemented in the states of Kerala, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश include activities related to the coastal area, जैसा कि मैंने बताया आपको, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं ग्राफीन इनोवेशन सेंटर के बारे में। तो केरला गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस किया है कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो त्रिशूर में आएगा। तो ये याद रखना कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है, केरला, जिसने ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को सैंक्शन किया है। तो ग्राफीन के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राफीन इस टाइप का दिखता है, देखो बॉन्ड्स होते हैं, है ना, ऐसे 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 लेयर होते हैं बेसिकली, है ना, और वो कनेक्टेड रहता है। तो एक 1 एटम थिक लेयर होती है कार्बन एटम्स की, जो कि एक हेक्सागोनल लैटाइस में अरेंज होती है, इस टाइप से आप देख रहे होगे, है ना। थिनेस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है दुनिया में, फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, ये आपको याद रखना है। ऑफन रेफर टू एज वंडर मटेरियल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो एंटी करोजन कोटिंग्स हैं एंड पेंट्स हैं, वहाँ पे यूज़ होता है ये। एफिशिएंट एंड प्रिसाइज सेंसर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, डिस्प्लेज में यूज़ होता है, सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, DNA सीक्वेंसिंग में यूज़ होता है, ड्रग डिलीवरी में यूज़ होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राफीन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्राफीन फाइंड्स एप्लीकेशन इन 6, 7, 8 आपको जो है वो एग्जाम्पल्स दे देंगे, है ना, और उसमें फिर ऑप्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो परम परवेगा है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स है इंडिया का, जिसको IISc ने कमीशन किया था। डिज़ाइन किसने किया है, CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में किसी भी। इट वॉज इंस्टॉल्ड एंड कमीशन अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इसकी सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या मतलब कैपेसिटी कितनी है, 3.3 पेटा फ्लॉप्स की, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इसको अनाउंस किया गया था 2015 में। ये क्या करता है, ये 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करने की बात करता है ना, एंड एम्स टू कनेक्ट नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द इंडिया, है ना। 7 साल में ये करने की टारगेट है इसका। पेरेंट बॉडी की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है।
फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना। उसके बाद नोडल एजेंसीज की बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है पुणे में, और IISc बेंगलोर इसकी नोडल एजेंसीज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे 20,000 स्किल्ड पर्सनस का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जो कि इन इक्विपमेंट्स को हैंडल करने के लिए सक्षम होंगे, विच विल बी इक्विप टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं पुराना धाम के बारे में। इसको इंक्लूड किया गया है रामायणा सर्किट में, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर, जो कि प्रसाद स्कीम है। इट इज़ कंसिडर टू बी अ बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता, तो सीता का जन्म यहीं हुआ था, ये हम मानते हैं। प्रसाद स्कीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेशनल, इसका नाम क्या है, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, 2014-15 में लॉन्च हुई थी। इसका नाम चेंज करके नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव कर दिया गया अक्टूबर 2017 में। इसका एम क्या है कि भाई हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है ना उनकी रीजनरेट करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स को, पिलग्रिमेज साइट्स को फॉलो करेंगे, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ में, ताकि वो भी उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। उसके बाद आगे बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। तो ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेंगे थीम बेस्ड सर्किट का, जैसे रामायणा सर्किट, बुद्धिज़्म सर्किट, बुद्धा सर्किट, है ना, इस टाइप से। तो बुद्धा ज़्यादा गए होंगे, वो सारे कनेक्ट कर देंगे ये लोग इससे, है ना। तो उसी टाइप का थीम बेस्ड होता है ना, आजकल थीम बेस्ड चलने लगा है ना। तो वो उस टाइप के हम टूरिस्ट सर्किट्स को क्रिएट करेंगे टू पोजीशन द टूरिज्म सेक्टर एज अ मेजर इंजन फॉर जॉब क्रिएशन। तो इससे क्या होगा भाई, बाहर के टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंदर, है ना, ये आपको याद रखना है, फॉर इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द सर्किट्स। तो सर्किट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन पैसा देगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्या है कि भाई चाइना जो है, अभी इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दिया विंटर ओलंपिक्स को। मतलब जैसे बॉयकॉट कर दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे प्लेयर्स नहीं जाएंगे, हमारे प्लेयर्स जाएंगे, पर उनके साथ जो ऑफिशियल्स जाते हैं ना वो नहीं जाएंगे। बाकियों ने भी किया चाइना को, है ना, बीजिंग में जो हो रहे हैं विंटर ओलंपिक्स। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं। तो जो स्नो वाले गेम्स होते हैं ना, वो वाले होते हैं विंटर ओलंपिक्स में। तो प्रीमियर कॉम्पिटिशन फॉर स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड ऑन आइस और स्नो, जैसे आइस हॉकी हो गया, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं विंटर ओलंपिक्स। इट इज़ हेल्ड इन एवरी 4 ईयर्स एंड फीचर्स पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आइस स्केटिंग होता है, आइस हॉकी होता है, स्कीइंग होता है, फिगर स्केटिंग होता है ना, ये सब होते हैं। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था, 1924 में शैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इस साल का जो एडिशन है विंटर ओलंपिक्स का, ये बीजिंग में हो रहा है चाइना में, और 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक ये हेल्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इंडिया, अच्छा ये पीछे का कंटिन्यू है, इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता आ रहा है विंटर ओलंपिक्स में सिंस 1964। तो अब आगे बढ़ते हैं और UNEP के बारे में बात करते हैं। तो वो अपनी 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, UNEP, है ना। तो UNEP एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 5 जून 1972 में, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, 5 जून 1972 में हुआ है, तो अब 50 साल हो गए हैं इसको। ये क्या करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को सेट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, और एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट करता है, किसके लिए, बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडी है और कुछ नहीं है ना। उसको ये एडवोकेट करता है जिस भी तरीके से वो उसको कर पाए, चाहे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाके, तो वो सब UNEP करता है। इसी कुछ रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक हो गया, उसके बाद इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट हो गया। तो ये जो शुरुआत की 3-4 रिपोर्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नायरोबी केन्या में है ना। इट ऑल्सो प्लेड अ लीडिंग रोल एज अ डॉकिंग स्टेशन फॉर 15 मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, जो ये रिपोर्ट्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है इसकी, UNEP की, है ना। चलो, तो बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, है ना। एंड फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन लॉग ऑन टू www.talaymanway.com. So thank you so much guys, keep loving us, keep liking us and keep recommending our lectures to your fellow aspirants as well. Thank you so much, bye bye and take care.